जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गरुड़ ऑनलाइन पर। आज दिनांक 11 तारीख 11 अक्टूबर 2021 का ये जो पेपर है, ये मॉडल टेस्ट पेपर हम यहाँ पे आज सॉल्व करवा रहे हैं। ये पेपर सुबह सभी विद्यार्थियों को भेज दिया गया था। यदि किसी विद्यार्थी को नहीं मिला है तो भी कोई बात नहीं, वो अभी भी इस पेपर को देखकर अपने सभी सॉल्यूशंस कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल हमारा यहाँ पर आ रहा है, क्या संख्या 3 7 5 6 9 3 संख्या जो यहाँ पे दी हुई है वो 9 से पूर्ण रूप से विभाजित है या नहीं है। बिल्कुल संख्या पद्धति का सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो 3 7 5 6 9 3 की यदि हम बात करते हैं और सवाल ये उठता है कि क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो सिंपल सा एक काम कीजिए, सभी अंकों का योग कीजिए और देखिए कि ये 9 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे 9 और 3 हो गया आपका 12, 12 और 6 हो गया 18, 18 और 5 हो गया 23, 23 और 7 हो गया आपका 30, 30 और 3 हो गया आपका 33। यानी इन सभी संख्याओं का जो योग है वो सर मेरे पास में 33 आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो क्या 33 के अंदर यदि मैं 9 से भाग दूं तो पूरा जाता है? तो आपका उत्तर आएगा कि सर नहीं जाता। अगर नहीं जाता है तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 37 56 93 की ये जो संख्या बन रही है, इस संख्या में भी यहाँ पे 9 से भाग नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? बढ़े अगले सवाल पर। चलिए अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 3 4 5 6 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो हम एलसीएम निकालकर काम चला देंगे। लेकिन आगे है कि वह एक वर्ग संख्या भी हो, यानी उसका एक वर्ग संख्या होना भी अनिवार्य है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम ही निकाल देते हैं। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे 3 4 5 6 8 की हम जब बात करते हैं तो ये गया 2 से 3 2 5 3 4। फिर 2 से यदि हम करते हैं तो 3 1 5 3 2। फिर 2 से विभाजन करते हैं, एक बार 2 से जाएगा, एक बार 3 से जाएगा, एक बार 5 से जाएगा। यदि हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटे छोटे इनके ये जो यहाँ पे गुणज हैं उनकी हम बात करते हैं मल्टीपल की, तो वो हैं 2 2 2 गुणे में 3 गुणे में 5। आप कहेंगे कि सर आप दूर दूर क्यों लिख रहे हो? बताता हूं। अब बात जब करते हैं तो वर्ग संख्या की जब बात करते हैं तो आपको बताया हुआ है कि यहां पे आपको क्या चाहिए? जोड़ा चाहिए। इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है, बना देंगे। इसका भी जोड़ा नहीं है, बना देंगे। और इसका भी जोड़ा नहीं है, बना देंगे। क्लियर? अब ये जोड़ा बन के तैयार हो गया और जब जोड़ा बनेगा तो वर्ग संख्या भी आएगी। चलिए देखते हैं कैसे। 5 और 5 का गुणा 25, 25 तिया 75, 225, 450, 900, 1800, 3600। यानी वो वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी? 36। क्लियर? 60 का वर्ग होता है। देखते हैं हमारे ऑप्शन में है या नहीं है। तो ऑप्शन में 900, 1600, 1400 नॉट, यानी हमारा डी ऑप्शन जो है वो यहां पर राइट हो जाएगा। क्लियर? बढ़े अगले सवाल पर। अगला सवाल सिंपल कैलकुलेशन का सवाल है। तो सवाल आ रहा है 6.5 में भाग दिलवाया जा रहा है 0.13 से। कोई दिक्कत ही नहीं, नीचे हटाया क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है, ऊपर 100
पॉइंट हटाया और नीचे 1 जीरो आ गया। 13 से ये जो 65 है ये कट गया आपका 5 बार, 5 से आपका 10 कट गया 2 बार, और 2 से आपका 100 कट गया 50 बार, यानी आपका उत्तर हो गया यहाँ पे 50। तो डी ऑप्शन जो है वो वापस से राइट होगा। बढ़ें आगे, चलते हैं अगले सवाल पर। अच्छा सवाल है। घातों में संख्याएं दी हुई है, 2 की घात 60, 4 की घात 36, 5 की घात 24 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? यदि सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं तो सबसे पहले इनको एक बार अलग अलग लिख देता हूं। 2 की घात 60, 4 की घात 36 और 5 की घात 24। इस सवाल में आपको 2 रूप से बताता हूं, दोनों ही अच्छे रूप हैं, आप एक बार ध्यान से देखिएगा। 2 की घात 60 को मैं लिख सकता हूं, 2 की घात 60 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 5 गुणे में 12। 4 की घात 36 को मैं लिख सकता हूं 4 की घात 3 गुणे में 12। और मैं चाहूं तो 5 को मैं लिख सकता हूं 5 की घात 2 गुणे में 12। आप देखेंगे कि यहाँ पे तीनों के अंदर मैंने जो घातों के टुकड़े किए हैं उसमें एक कॉमन चीज ली है मैंने, 12। चलिए अब इसको अपन थोड़ा अलग रूप से लिख देते हैं। 2 की घात 5, यानी एक रूप से दूसरे रूप में आ रहा हूं मैं, ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं अगर चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 4 की घात 3 की घात 12, और अगर मैं चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं वापस से 5 की घात 2 गुणे में, ऊपर घात लग जाएगी 12। वापस से अगर मैं इसको उल्टा करता हूं, देखिए ये लंबी विधि है, मैं इसका शॉर्ट करने जा रहा हूं थोड़ी देर में। तो 2 की घात 5 जो होती है वो हो जाती है आपकी 32 की घात 12। ये हो जाएगी आपकी 4 की घात हो जाएगी आपकी 3, 64 की घात 12, और ये हो जाएगा आपका 25 की घात 12। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि घातें सबकी बराबर है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 64 की घात 12। तो आपका जो आंसर है 4 की घात 36, ये बिल्कुल आपका राइट होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या बनाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी है, वो भी मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो लिखते हैं हम 2 की घात 60, 4 की घात 36 और 5 की घात 24। सबसे बड़ी की बात करते हैं, तीनों घातों में कॉमन क्या है? तो आप कहोगे तीनों घातों में सर कॉमन 12 है। 12 से काट दीजिए, ये कट जाएगी आपकी 5 बार, ये कट जाएगी आपकी 3 बार, और ये कट जाएगी आपकी 2 बार। क्लियर? तो 2 की घात 5 करोगे तो आएगा 32, 4 की घात 3 करोगे तो आएगा 64, और 5 की घात 2 करोगे तो आएगा 25। सबसे बड़ा मान किसका बन रहा है? 64 का, यानी 4 की घात 36 जो है वो वापस से आपका आंसर होगा, यानी बी आंसर जो है वो आपका यहाँ पे राइट होगा। क्लियर? मैंने ये क्वेश्चन दोनों तरीके से इसलिए करके बताए ताकि यदि भविष्य में कभी ऐसा कोई सवाल आ भी जाए तो आपको दिक्कत ना हो, आप उसको तोड़ के भी कर सको। क्लियर? अगला सवाल भी अच्छा सवाल है कि 250 मीटर की एक लंबी रोड है, बराबर दूरी पे 26 पेड़ लगाए जाते हैं। इस दूरी के आरंभ तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं, ठीक है। 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, अच्छा सवाल है। अब इसमें अधिकतर बच्चे क्या करते हैं मैं बता देता हूं, जो गलती है वो पहले बताता हूं। बच्चे क्या करते हैं कि 225 के अंदर यहाँ पे भाग देंगे 26 से, और जो भी आंसर आएगा और वो आएगा आपका गलत आंसर। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमने यहाँ से फर्स्ट पेड़ लगाया है और यहाँ पे लास्ट पेड़ लगाया है, ये पेड़ भले ही आपके यहाँ पे 26 हों डियर, लेकिन जब उनके बीच की दूरी गिनी जाएगी तो वहाँ पे जो इन सभी पेड़ों के बीच में जो दूरी काउंट होगी वो काउंट सिर्फ 25 पेड़ होंगे, यानी 25 बार की दूरी काउंट होगी। 26वां तो अपने आप आ जाएगा।
तो जैसे ही 25 आएगा, अब आपको क्या करना है कि 225 पेड़ों के बीच में यहाँ पे कितने पेड़ों के बारे में बात की जाएगी? सिर्फ 25 पेड़ के बारे में बात की जाएगी। और जब आप यहाँ से काटोगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 9। यानी प्रत्येक पेड़ के बीच में जो दूरी होगी वो 9 मीटर की होगी। क्लियर? आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो एक बार इसको आराम से, मेरी बात को एक बार गौर से सोचिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सामने होगा। बढ़े आगे। अगला सवाल, चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, यहीं पे ही सॉल्व कर देते हैं अगले सवाल को तो पहले ही। चलिए, रूट 225 को पहले ही काट लो। ये आ गया 3 चौक 12, 4 पंजे 20, तो ये हो गया आपका 45 का। उसके बाद में ये हो गया आपका 31 का। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि रूट x प्लस में आपका 31 और बराबर में हो गया आपका 45। अब यदि बात करते हैं तो रूट का ये जो x है ये बराबर हो गया आपका 45 प्लस का 31, इधर आके हो गया माइनस का 31। रूट में x, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 3 गया 1, रूट में x का मान 14। आपको यहाँ पे x का मान चाहिए तो ठीक है, इस पे से आप रूट हटाइए, यहाँ वर्ग चढ़ाइए और आपका मान आ जाएगा 196। यानी जो पहला ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? बढ़े आगे। अच्छा सवाल आ रहा है, ABC की औसत आयु 20 वर्ष है। यानी A, B और C की औसत आयु 20 वर्ष है। अगर तीनों का औसत 20 है तो सर यहाँ पे तीनों का जो योग है वो कितना रहेगा? 60 रहेगा। उसमें से A और B 19 के हैं, तो यानी A और B यदि 19 के हैं तो 19 के यदि हैं तो 2 जने हैं, तो कुल हो गए यहाँ पे 38 के। C की आयु कितनी है? सॉरी, यहाँ पे A लिखना था, यहाँ B लिखना था, C नहीं लिखना था। तो 60 में से 38 गया, कितना बचा आपका? 2। 5 में से 3 गए 2, यानी C भाई साहब जो हैं वो आपके 22 के हैं। सीधा सा सवाल था। तीनों मिला के यदि 60 साल के हो रहे हैं, उनमें से 2 मिला के यदि 38 के हो रहे हैं, तो 38 में से आपका 60 गया, यानी 60 में से 38 गया तो आपका बचा 22। क्लियर? बढ़े आगे। एक MRI मशीन, ठीक है, MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ है। विक्रेता कंपनी इस पर 5% की छूट देती है। छूट की राशि कितनी है? अरे ये तो बहुत सिंपल सवाल है। 1 करोड़ का यदि मूल्य है, 1 करोड़ में जीरो कितने आते हैं? 7। 1 2 3 4 5, ये तो हुआ लाख। लाख के पीछे 1 जीरो और लगाया 10 लाख, और 10 लाख के पीछे 1 जीरो और लगाया तो 1 करोड़। गिनिए जीरो कितने होते हैं? 2 2 4 2 6 और 1 7। क्लियर? इसने बोला कि कंपनी इस पर 5% की छूट देती है। तो छूट की राशि क्या है? तो आपको करना कुछ नहीं है, 1 करोड़ का 5% निकालना है। तो 1 करोड़ का जो 5% होता है, तो 1 करोड़ का 5%, दो जीरो खा गए, तो ये जो लास्ट वाले 2 जीरो लगाए थे मैंने, 10 लाख वाला और 1 करोड़ वाला, ये तो आप खा गए। अब बचा आपके पास में यहाँ पे 1 लाख, और 1 लाख का गुणा करना है 5 से, तो आपके पास में जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 5 लाख। 1 2 3 4 5। क्लियर? तो सामने दिख रहा था कि 1 करोड़ का जो 5% होता है वो 5 लाख, 10% होता तो 10 लाख, 20% होता तो 20 लाख। तो इसमें सवाल करना नहीं था, एक मजाक का सवाल था। चलिए बढ़े अगले सवाल पर। चुनिए जो अन्य से भिन्न हो। अन्य से भिन्न की जब बात करते हैं तो माँ जन्म देने वाली परिवार में, दादी जी पिता को जन्म दिया, हमारा नेचुरल रिश्ता मतलब जिसको कहते हैं प्राइमरी रिलेशन है, पिता हमारा प्राइमरी रिलेशन है। लेकिन पत्नी जो है, पत्नी मेरा प्राइमरी रिलेशन नहीं होगा,
ये मेरा सेकेंडरी रिलेशन होगा, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये मेरे जन्म से नहीं है, इस रिश्ते को हमने इस धरती पे आने के बाद में बनाया है। तो अन्य से भिन्न का यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर? बढ़े अगले सवाल पर। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा x प्लस 1/x बराबर 5। तो ये सवाल तो पुराना सवाल है, इसमें बताया था मैंने कि 5 का वर्ग कर दीजिए और उसमें से माइनस वापस कर दीजिए आप 2, यानी 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25, 2 आप घटा देंगे तो आपका जो उत्तर है वो यहाँ पर 23 आएगा। क्लियर? लेकिन ये सवाल होगा कैसे? तो 23 पे पहले राइट लगाते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे दोनों ओर वर्ग करते हैं तो x प्लस 1/x यहाँ पे हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर, प्लस बराबर में यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। ये बिल्कुल a और ये b दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 5 का वर्ग 25। काटा काटी यहीं पे कर देते हैं। x से x कट गया, ये 2 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का होगा। आपके पास में इधर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे सामने बच रहा है आपके पास में 23। यही चीज़ आपसे पहले ऊपर पूछी जा रही है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी ये बराबर में आंसर क्या आ जाएगा 23। तो आपको ये इतना तामझाम जो है करना ही नहीं है, और आपको सीधा आंसर जो है वो कितना देना है 23। इसके जो अगले रूप हैं कि अगर यहाँ पे कभी घन आ रहा हो, यानी 3 की घात आ रही हो, कभी 4 की घात आ रही हो, तो सर उसका शॉर्ट कैसे करना है, उसके लिए भी मैं एक नया वीडियो जल्दी ही लेके आ रहा हूँ। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा सवाल है, एक दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा पर है। रेखा नहीं बनाई है यहाँ पे, उल्टा यहाँ पे एक रेखा पहले बना देते हैं ऐसे। ये एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। किरण OC खड़ी है। यदि A अनुपात B 2:1 हो, ठीक है, तो A का मान क्या होगा? इसके ऑप्शंस भी नहीं दिए हुए हैं यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शंस हम दे देते हैं यहाँ पे। मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे दिक्कत हो रही है, लेकिन चलिए कोई नहीं, सवाल को कर ही देते हैं। तो A और B 2:1 है। आप यदि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये एक सरल रेखा है, और सरल रेखा के ऊपर जो ये कोण बनता है तो ये 180 डिग्री का होता है। क्लियर? अब A और B के बीच में अनुपात जो है वो A और B के बीच में अनुपात तो 2:1 बोले जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों अनुपातों का योग भी कितना बोला जा रहा है? 180। तो 2 और 1 हो गया आपका 3, 3 बराबर हो गया आपका 180, 1 बराबर हो गया आपका 180/3 यानी 60। तो 60 दूनी 120 और 60 एकम 60। तो A का मान पूछा है, तो कहीं ना कहीं A का मान जो होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री। क्लियर? बढ़े आगे। तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा सवाल था। ठीक है, एक डिज़ाइन बनाने से या एक रेखा वगैरह लिखने से कोई भी सवाल जो है वो टफ नहीं हो जाता। अगला सवाल, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। एक घन के विकर्ण की लंबाई √243 सेंटीमीटर है, ठीक है। घन के विकर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है √3 गुणे में भुजा। √3 गुणे में भुजा आपको दिया हुआ है 243, वो भी रूट में। भुजा का यदि हम मान निकालें तो हम यहाँ लिख सकते हैं 243/3, और इन दोनों के ऊपर अगर हम चाहें तो ये रूट चढ़ा सकते हैं। 3 से ये 243 आपका कट गया, 8 और 3 1, 81 बार। रूट के अंदर यदि 81 का मान है तो इसका मान आएगा हमारे पास में 9, यानी हमारी जो भुजा है वो हमारी भुजा यहाँ पर है 9। अगला लेते हैं, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल।
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की यदि हम बात करते हैं तो जो घन होता है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 का 6 भुजा 9 है, 2 बार लिख देते हैं तो 9 9 90 90 81 और 81 इंटू 6 486 यानी 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी। क्लियर? बढ़े आगे। अगला सवाल, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। ठीक है, अगर किसी को 1 रुपया उधार दिया गया और उसने वापस दिया तिगुनी राशि यानी 3 रुपए, तो उसने 2 रुपए ज्यादा दिए यानी 2 रुपए के रूप में दिया उसने हमें यहां पे ब्याज। क्लियर? तो हमारा मूलधन है 1 रुपया, समय 30 वर्ष, दर पता करनी है और ब्याज हमने कमा लिया यहां पे 2 रुपए का। क्लियर हुआ? दर का सूत्र आपको बताया हुआ है। दर का सूत्र होता है ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन इनटू में समय। 0 से 0 कट गया, 20 में 3 का भाग, 20 में 3 का भाग आएगा आपका 6 सही 2 बटे में 3%, यानी आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहीं ना कहीं समय चाल दूरी का है या रेलगाड़ी का है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को, बिजली के खंबे को कितनी देर में पार कर लेगी? कोई दिक्कत नहीं है, बात यहाँ पे है जो है वो आपसे पूछी जा रही है, समय पूछा जा रहा है। समय की यदि बात करते हैं, रेलगाड़ी हमारी यहाँ पे मीटर में है तो इसे भी हम यहाँ पे चाल को भी हम मीटर प्रति सेकंड में पहले ही बदल देते हैं। तो ये गया 4 बार और ये हो गई हमारी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। समय निकालना है, समय चाल दूरी। ठीक है, कितनी देर में पार कर जाएगी? तो समय दे रखा है हमको यहाँ पे, पूछा है हमसे। दूरी के लिए कहीं ना कहीं ट्रेन की लंबाई को लिया जाएगा और चाल यहाँ पे दे रखी है 20 मीटर प्रति सेकेंड। और समय का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे में चाल। दूरी है हमारी 60, चाल है हमारी 20, ये आपस में घटेगी और आंसर आएगा 30 सेकेंड, जो कि यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं दे रखा। तो हम क्या करते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन काट कर यहाँ पे लिख देते हैं 30 सेकेंड। यदि गलती से किसी बच्चे के पास में पेपर गया, मतलब ऑप्शन चला गया है गलती से, तो आप उसको वहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। क्लियर? बढ़े आगे। दो संख्याओं के मध्य अनुपात 2-3 है, इनका गुणनफल 96 है। बेसिक पैटर्न सबको पता है, तो आप तो बस क्या कीजिए कि यहाँ पे जब गुणा का सवाल आता है तो अनुपातों का भी गुणा कर दीजिए। तो 3 और 2 का गुणा कितना हो गया? 6। 6 बराबर किसके है? 96। 1 बराबर हो गया 96 बटे में 6, यानी आ गया आपका यहाँ पे 16। क्लियर? बताया हुआ है आपको क्या करना है, इसका रूट कितना आएगा? 4। तो 4 का इनका योगफल क्या है? 4 का इस 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 8 और 4 का इस 3 से गुणा करूंगा तो आएगा आपका यहाँ पे 12। पूछा इनका योगफल, तो 8 और 12 का जो योगफल होगा वो हो जाएगा 20, यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़े अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, कहीं ना कहीं ये सवाल जो है ये रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग का सवाल है, आसान सवाल है। 24 अनुपात में 126 समानुपात में यहाँ पे 48 और पूछा है आगे क्या आएगा। यदि मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे एक जो बात है वो कहीं ना कहीं 5 से संबंधित है। तो यदि मैं 24 को देखूं तो ये 5 के वर्ग से 1 कम है, तो ये 5 के वर्ग से 1 कम है। और जब मैं 126 को देखता हूं
तो ये कहीं ना कहीं 5 के घन से 1 ज़्यादा है। क्लियर। वापस जब मेरी नज़र यहाँ जाती है 48 पे, तो मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं इसका रिलेशन किससे है, 7 से है, क्योंकि ये 7 के वर्ग में से 1 कम है। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो कहीं ना कहीं सर 7 के घन से 1 ज़्यादा होगी। तो 7 का जो घन होता है वो 7 का घन जो होता है वो कहीं ना कहीं 343 होता है, और उसमें जब सर मैं 1 जोड़ूंगा तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो 744 आएगा, यानी सॉरी 344 आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो राइट होगा हमारा डी ऑप्शन। क्लियर। बढ़े आगे। माँ का जो संबंध संतान से है, माँ संतान को जन्म देती है, एक नया जीवन बनाती है। वही संबंध पेड़ का है, तो वही संबंध पेड़ का है पौधे से, क्योंकि पौधे के रूप में वहाँ एक नया जीवन उत्पन्न होता है। क्लियर। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट माना जाएगा। अगला, किसी महिला की फोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा। अब अरुण कह रहा है किससे? अरुण कह रहा है कि यह मेरे, यानी सबसे पहले यहाँ पे अरुण बना देते हैं। अरुण, यह मेरे भाई के पुत्र की पत्नी की पुत्री की माँ है। वापस यानी माँ, यानी इसकी बात हो रही है। अरुण उस महिला का क्या लगता है? तो इस महिला के पति के पिता यानी ससुर जी का भाई यानी आंसर हो जाएगा चचेरा ससुर। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा सवाल था। फिर बढ़ते हैं आगे। थर्मामीटर और तापमान में वही संबंध है। थर्मामीटर तापमान को दिखाता है, वही संबंध जो निम्नलिखित में से विद्यमान है। सौर ऊर्जा सूर्य नहीं, लंबाई चौड़ाई नहीं, मिलीमीटर स्केल नहीं, नाक सुगंध कि हाँ नाक जो है वो सुगंध लेता है। क्लियर। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। बढ़े अगले सवाल पर। आते हैं अंतिम सवाल पर। अंतिम सवाल है हमारा कि GOT यानी T हमारा आ रहा है 20 पर, O है हमारा 15 पर और G है हमारा 7 पर। 20 और 15 35 और 7 हो गए हमारे 42, यानी कहीं ना कहीं योग की बात की गई है। आगे आते हैं। B आता है 2 पर, A आता है 1 पर, T आता है यहाँ पे 20 पर। तो 20 और 2 22 और 1 23, यानी योग हो जाएगा 23, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आशा करते हैं आज का जो पेपर आपको समझाया गया, इसके जो सॉल्यूशन कराए गए, हो सकता है ऑनलाइन पढ़ाते समय कई बार जो शब्दों का जो मुंह से निकलना है वो स्क्रीन सामने होती है, लाइट होती है, उसकी वजह से कुछ गलतियां कभी हो जाती है, लेकिन उनको हम इतना विशेष उन पर गौर नहीं करते हैं। हमारा हमारा जो मकसद है वो ये है कि आप सभी तक हमारे इस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो रोज के रोज पहुंचना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको हमारी ये जो बातें हम पढ़ा रहे हैं ये भी समझ में आनी चाहिए। क्लियर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों। मैथ्स के बाद अब आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी को क्या कहते हैं? क्या बोला गया है? आरबीसी को क्या कहते हैं? आरबीसी को जो पूरा नाम होता है आरबीसी का वो हो जाएगा आपके लाल रक्त कणिका है। और जो यहाँ पे पूछा गया है, जैसे ऑप्शन के हिसाब से बोले तो वो आपके इसका रासायनिक नाम बोल रहा है कि रासायनिक नाम किसका? रासायनिक नाम आरबीसी का बोला है। तो जो आरबीसी का रासायनिक नाम होता है वो हो जाएगा आपके इरिथ्रोसाइट। क्या हो जाएगा? इरिथ्रोसाइट। अच्छा, आरबीसी के बाद में आपके एक डब्ल्यूबीसी होता है और एक क्या हो जाएगा? आपके प्लेटलेट्स हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करें डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा आपके ल्यूकोसाइड। डब्ल्यूबीसी का आपके क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइड हो जाएगा। और अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स का जो आपके रासायनिक नाम है वो हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डीएनए की खोज किसने की? क्वेश्चन क्या पूछा है? डीएनए। आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम है वो हो जाएगा आपके डीऑक्सी
राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और जो डीएनए का मॉडल दिया था वो आपके वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो जो डीएनए की खोज हो जाएगी आपके वाटसन और क्रिक ने। अच्छा, आपके लिए एक और क्वेश्चन कि आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो उसका हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और मुझे पता है कि ये क्वेश्चन सबको पता था, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आरएनए की खोज किसने की या फिर आरएनए का मॉडल किसने दिया, तो आरएनए का मॉडल किसने दिया? वो हो जाएगा आपके फ्रेडरिक मिशर ने। क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक मिशर ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मलेरिया रोगवाहक है, मलेरिया का रोगवाहक कौन है? तो जो मलेरिया का रोगवाहक है वो हो जाएगा आपके मादा एनाफिलीज मच्छर। अच्छा, अगर बात करें कि ये एडीज मच्छर जो दे रखा है, इस एडीज मच्छर से क्या होता है? तो इसके काटने से अपने को डेंगू जो होता है वो हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? किसका पूछा है? मनुष्य में। और कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। जो सबसे पहले है वो हो जाएगा आपके पैरोटिड लार ग्रंथि, सेकंड में हो जाएगा आपके सब मैंडिबल, और थर्ड हो जाएगा सब लिंगुअल। और जो ये पैरोटिड लार ग्रंथि है आपके सबसे ज़्यादा लार बनाती है, लगभग 70%, और जो सब लिंगुअल है वो सबसे कम लार बनाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कि लार ग्रंथि में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार में आपके टाइलिन एंजाइम प्लस दूसरा पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत आपके कहाँ पर पाई जाती है? प्रकाश मंडल में है कि शोभ मंडल में है, शोभ सीमा में है, या लास्ट ऑप्शन जैसे दे रखा है समताप मंडल में? तो ओजोन परत है वो आपके समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग है वो हो जाएगा आपके यूरोक्रोम के कारण। अच्छा, एक मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो अपना लीवर है, जिसे क्या बोल सकते हैं अपन? यकृत बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपके है वो एक प्रकार का जूस बनाता है, और जो कौन सा जूस होता है? बाइल जूस। और बाइल जूस में 2 प्रकार के पिगमेंट बनते हैं, वर्णक बनते हैं, जिसे बोलते हैं अपने बिलीरुबिन, और सेकंड कौन सा हो जाएगा? बिलीवर्डिन। और इस बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में से जो ये बिलीरुबिन है ये अपने शरीर में कैसा रंग प्रदान करता है? पीला रंग प्रदान करता है। मतलब इस बिलीरुबिन की अधिकता से शरीर में पीला पीला कलर हो जाएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि पीलिया हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम आपके हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो डीऑक्सी आपके किसका पूछा है? डीएनए का बोला है, तो डीऑक्सी इसमें भी है, लेकिन राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोला है, तो न्यूक्लिक अम्ल आपके इधर है और इधर है, लेकिन इसमें से डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि कैसी है? बहिस्रावी है, अंतःस्रावी है, या मिश्रित ग्रंथि है? अच्छा, क्या होती है ये ग्रंथियाँ? तो ग्रंथियों के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ग्रंथियाँ जो है वो शरीर के वे अंग जो अंग की तरह तो कार्य करते हैं, लेकिन साथ में कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। अब कौन कौन से रासायनिक पदार्थ बनाते हैं? तो वो रस बना सकते हैं, रस को एंजाइम, रस को जूस भी बोल सकते हैं, और रस के बाद में एंजाइम भी बनाते हैं, और कुछ ग्रंथियाँ जो है वो हार्मोन भी बनाती हैं। अच्छा, वे ग्रंथियाँ जो हार्मोन बनाती है उन्हें क्या कहेंगे अपन? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अच्छा, जो रस और एंजाइम दोनों बनाती है तो वो क्या हो जाएगी? आपकी बहिस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है। और जो लार आपके है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? ये बहिस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। अच्छा, कैसे पता चला कि ये बहिस्रावी ग्रंथि है? तो देखिए, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो होती है नलिका विहीन। कैसी होती है? नलिका विहीन है, मतलब कि जो भी हार्मोन बनाया उस हार्मोन को ये
बना के ब्लड के अंदर मिक्स कर देगी और जहाँ जहाँ ब्लड जाता है ब्लड के साथ में वो हार्मोन भी चला जाएगा। लेकिन जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं, बहिस्रावी ग्रंथियाँ नलिका युक्त होती है। कैसी होती है ये ग्रंथियाँ? ये होती है आपके नलिका युक्त, और जो भी चीज़ें बनाएगी वो उन नलिकाओं के अंदर छोड़ेगी और एक फिक्स मार्ग के द्वारा ही, उसी के मार्ग के द्वारा ही वो आगे स्रावित होता है। तो लार ग्रंथि आपकी हो जाएगी बहिस्रावी ग्रंथि। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? तो मिश्रित ग्रंथि आपके हो जाएगी अग्नाशय। इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों बोला है? क्योंकि ये रस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। अच्छा, रस कौन सा बनाती है? तो अग्नाशय रस बोल सकते हो, या जिसे क्या बोल सकते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। अगर बात करें एंजाइम कौन से बनाते हैं, तो एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन और लाइपेज, तीनों प्रकार के एंजाइम बनाती है। अच्छा, बात करें कि हार्मोन कौन सा बनाती है, तो अग्नाशय जो ग्रंथि है वो इंसुलिन हार्मोन बनाती है, और जो मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग को कंट्रोल में करता है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के रोग के उपचार में क्या पूछा है? कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार के लिए हो जाएगा आपके कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा हुआ है कि कार्बन 14 का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कार्बन डेंटिंग पद्धति। कौन सा हो जाएगा आपके? कार्बन डेंटिंग पद्धति। तो ये आपके किसी भी चीज़ की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बोला है, तो आपको बताना चाह रहा हूँ मस्तिष्क आपके कितने पार्ट्स में बटा हुआ है? 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। सबसे आगे वाला जो भाग है उसको अग्र मस्तिष्क बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, प्रमस्तिष्क बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपके मध्य मस्तिष्क, और थर्ड पे हो जाएगा पश्च मस्तिष्क, या हो जाएगा आपके अनुमस्तिष्क। और जो ये सबसे आगे वाला भाग है, ये वाला भाग सबसे बड़ा भाग होता है। तो इसका जो आपके राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो जाएगा आपके प्रमस्तिष्क। अच्छा, प्रमस्तिष्क की बात करें तो उसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। थैलेमस, सेकंड हो जाएगा आपके हाइपोथैलेमस, और थर्ड कौन सा हो जाएगा आपके सेरेब्रम। हाइपोथैलेमस आपके आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है, मतलब शरीर के आंतरिक तापमान को। अच्छा, थैलेमस की बात करें तो जो शरीर का बाहरी तापमान को नियंत्रण कौन करता है? थैलेमस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूखमरी की अवस्था में ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भूखमरी की अवस्था में ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? मतलब आपके शरीर में अगर आपको भूख लगी है और आप खाना टाइम पे अब नहीं खा रहे हो, आपको समय पे अभी भोजन नहीं मिल रहा है, लेट मिलेगा, तो उस समय जो शरीर को ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा शरीर कहाँ से लेगा? तो वो ऊर्जा जो शरीर है वो वसा से लेगा। मतलब आपके शरीर में जहाँ कहीं पर भी फैट जमा हो रखी है, उस फैट से वो अपना भोजन प्राप्त करेगा। अच्छा, बात करें कि वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम वसा से आपके 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी हो जाएगी? 9.3 कैलोरी। अच्छा, बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट अगर आप 1 ग्राम खाओगे तो आपको जो ऊर्जा मिलेगी वो मिलेगी आपको 4.3 कैलोरी। और अगर प्रोटीन की बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन खाने से 4.5 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पीएच स्केल द्वारा किसका बोला है? पीएच स्केल द्वारा किसका मापन किया जाता है? पीएच स्केल आपको पता है कुछ इस तरह की होती है, जिसके यहाँ शुरुआत में 0 लिखा होता है, फिर बाद में यहाँ पे 7 और यहाँ पे हो जाएगा आपके 14, और 0 से 7 के बीच में जो है वो अम्लता को प्रदर्शित करता है। अगर फिक्स 7 की बात करता हूँ तो वो उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करता है, और 7 से 14 के बीच में वो सार्यता को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, अम्लता को भी प्रदर्शित कर रहा है, सार्यता को भी प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो पीएच स्केल द्वारा आपके अम्लता और सार्यता दोनों का मापन किया जाता है। बात करें पीएच स्केल की खोज किसने की, तो सोरेनसन ने की। और अम्ल जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, और H+ आयन देने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि H और उसके जो बेस में, मतलब आधार में लिखा हुआ है 1 और घातांक में कितना लिखा हुआ है? 3।
तथा सेकंड क्वेश्चन की सेकंड जो दे रखा है वो दे रखा है He मतलब हीलियम, और बेस में इसके कितना लिख रखा है 2, और ऊपर में कितना लिख रखा है 4। ये दोनों किसके उदाहरण हैं? समस्थानिक के हैं, समभारिक के हैं, सम न्यूट्रॉनिक के हैं, या उपरोक्त सभी? तो देखिए, जिनका आधार समान होता है, जिनका ये यहाँ पे आधार समान होता है, उनको बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं उनको? समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर देखो जो पहला दे रखा है आपके हाइड्रोजन, पावर में कितना दे रखा है? घात में 3 दे रखा है। यहाँ बेस में कितना दे रखा है? 1, और 3 में से अगर मैं 1 को माइनस करूँ तो कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं हीलियम की बात करूँ तो आधार में कितना? 2, घात में कितना लिखा हुआ है? 4, और 4 में से 2 माइनस करूँ तो कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। मतलब ये ऊपर वाला जो होता है जिसे घातांक बोलते हैं उसे बोलते हैं अपन परमाणु भार, और जो आपके बेस में लिख रखा है, जो आधार में लिख रखा है, वो होता है आपके समस्थानिक या परमाणु क्रमांक। और इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो जो संख्या आती है वो न्यूट्रॉन की संख्या आती है। और जो न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में आप देख पा रहे होंगे समान है, तो इन्हें बोल सकते हैं अपन सम न्यूट्रॉनिक। क्या हो जाएगा? ये सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? या फिर ऐसा बोल दे कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे सर्वाधिक अपन तान सकते हैं, लंबी लंबी छोटे छोटे तार में बोल सकते हैं और तान सकते हैं बहुत लंबी लंबाई तक। अच्छा, तो ये जो सोना है वो 1 ग्राम सोने से अपन 2 किलोमीटर तक का तार बना सकते हैं। कितना लंबा? 2 किलोमीटर। तो सर्वाधिक तन्यता किसकी होगी? सोने की। अच्छा, एक बात करें कि सर्वाधिक आघात वर्धनीयता किसका हो जाएगा? सर्वाधिक आघात वर्धनीयता। क्या होती है आघात वर्धनीयता? आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे कितना भी पीटो वो पीट पीट के एक पतली चद्दर बना सकते हैं। तो सोने की आप बहुत ही पतली चद्दर बना सकते हो। तो सर्वाधिक आघात वर्धनीयता भी किसकी होती है? सोने की होती है। अच्छा, सोने का जो प्रतीक है वो हो जाएगा आपके Au, और जो चांदी का है, चांदी का क्या हो जाएगा? अर्जेंट में चाहिए चांदी। और अगर लोहे की बात करें तो वो हो जाएगा आपके Fe, और तांबे का क्या हो जाएगा? आपके कॉपर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन की संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता कितनी है? या फिर ऐसा बोले कि कार्बन है वो कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है? तो आप सभी को पता है कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है कितना होता है? 6 होता है। अगर इसको मैं कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना चाहूँ तो पहले वाले कक्षक में आप सभी को पता है कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अच्छा, जो दूसरे वाले, अब इसके पास में कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन इस दूसरी कक्षा में आ जाएंगे। लेकिन आप सभी को पता है कि अष्टक पूर्ण करने के लिए सबसे बाहरी कक्षा में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन अभी जो कार्बन के पास में है मौजूद में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कार्बन क्या करेगा? अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इन चारों इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग देगा, या फिर अष्टक पूर्ण करने के लिए जो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 4 इसके पास है तो 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा। तो इसका मतलब है या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जो कार्बन की जो संयोजकता है वो आपकी हो जाएगी 4। ओके, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद साथियों। अब आपके सामने जीके का पेपर शुरू होने जा रहा है, और ये रहा जीके का पहला सवाल। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों, मैंने आपसे यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे यहाँ पूछे कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी, अगर सबसे चौड़ी नदी की बात करेंगे तो नाम आएगा अमेजन नदी का। कौन सी नदी साथियों? अमेजन नदी। ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। और अपना सवाल है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे जवाब होगा नील नदी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? वंदे मातरम का नारा तो बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसका जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने
वंदे मातरम का नारा दिया था। चलिए अगला है ऑप्शन भगत सिंह। साथियों भगत सिंह का कौन सा नारा फेमस हुआ था, आप जानते ही हो, इनकलाब जिंदाबाद। ये भगत सिंह का नारा है, इनकलाब जिंदाबाद। पंडित नेहरू ये कहते हैं पूर्ण स्वराज्य। इनका प्रसिद्ध नारा है पूर्ण स्वराज्य। ये पूर्ण स्वराज्य की बात करते हैं। और महात्मा गांधी करो या मरो, करो या मरो। करो या मरो ये नारा है महात्मा गांधी का। अपना सवाल का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला सवाल है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जलप्रपात का मतलब होता है झरना। इसका अर्थ होता है झरना, और ये है झरने का नाम जोग जलप्रपात। ये मैंने आपको किस नदी पर है वो पूछा है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शरावती नदी। इस नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है और राज्य कर्नाटक। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना है और ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। टिहरी बांध नदी कौन सी? भागीरथी। और ये किस राज्य में है? तो मित्रों ये है अपने उत्तराखंड राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो प्रिय विद्यार्थियों, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो स्थित है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य में। और यह भारत का पहला नेशनल पार्क है और इसी पार्क से भारत की पहली बाघ परियोजना, भारत की पहली बाघ परियोजना शुरू होती है। सन कौन सा? तो यहाँ पर सन आएगा 1973 की बात है ये। ठीक साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए है ना, यहाँ पर भी भारत का सबसे बड़ा राष्ट्र नेशनल पार्क, नाम क्या है उसका? हेमिश नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है क्षेत्रफल के हिसाब से। ये कहाँ स्थित है? लेह लद्दाख के अंदर। यहाँ लद्दाख ऑप्शन में है, ये राइट जवाब है। असम में बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, एक का नाम है मानस नेशनल पार्क और एक है काजीरंगा। और ये दोनों कहाँ स्थित है? ये दोनों असम राज्य में, और ये दोनों एक सींग के गेंडे के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मणिपुर, ये भी अच्छा सवाल बनता है यहाँ पे कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, उसका नाम है केबुल लामजाओ। उसका नाम है केबुल लामजाओ। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है और ये स्थित है मणिपुर में। ठीक साथियों, अपना सवाल था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? हाई कोर्ट की संख्या पूछी मैंने। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, एससी।
टोटल हाई कोर्ट भारत में कितने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, 25 हाई कोर्ट। भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। 25 हाई कोर्ट कौन सा जो भी नया बना है वो बना है हैदराबाद के अंदर। तेलंगाना राज्य, ठीक है, तेलंगाना राज्य का हाई कोर्ट है 25वां जो भी नवनिर्मित है, और ये बना है हैदराबाद शहर के अंदर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान की देन है? तो मित्रों इजी सवाल है। यहाँ मैंने पूछा आपसे कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश से हमने लिए हैं, तो इसका जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। आयरलैंड से हमारे संविधान ने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। अमेरिका से हम लोग क्या लेंगे? न्यायपालिका। अमेरिका से हम लोग लेते हैं न्यायपालिका की व्यवस्था। न्यायपालिका की व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या लेंगे? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग लेते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और जर्मनी से हम लेंगे आपातकाल की शक्तियाँ। आपातकाल की शक्तियाँ ये हम लोग लेंगे जर्मनी के संविधान से। अपना यहाँ पर से जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। इस हम क्या लेते हैं? नीति निर्देशक तत्व। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सहायक संधि जो होती है 1798 में पहली बार, सहायक संधि प्रथा की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो साथियों यहाँ इसका जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली वही व्यक्ति है जिन्होंने सहायक संधि की स्थापना करी, या ये सहायक संधि के क्या जनक कहलाते हैं, लॉर्ड वेलेजली। और ये 1798 में होती है। सबसे पहले 17 राज्यों को ये सहायक संधि के तहत अपने अधिकार में लेते हैं। ठीक साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो ये शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी। लाला लाजपत राय का एक अन्य नाम भी है, वो है शेरे पंजाब। अमीर खुसरो का उपनाम क्या है? तोता ए हिंद। तोता ए हिंद अमीर खुसरो का उपनाम है। सरदार भगत सिंह का उपनाम क्या है? शहीद ए आजम। शहीद ए आजम ये भगत सिंह का उपनाम है। सरदार पटेल का उपनाम ये आप जानते हो, लौह पुरुष या आयरन मैन। इंग्लिश में बोलते हैं आयरन मैन और हिंदी में बोलते हैं इनको लौह पुरुष। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई थी? तो साथियों तहकीक ए हिंद, या हिंदी आ गया, ये हिंद होगा। तहकीक ए हिंद पुस्तक लिखता है अल बरूनी। ये अल बरूनी की पुस्तक है। मेगास्थनीज की पुस्तक आप जानते ही हो, इंडिका। चाणक्य की पुस्तक आप जानते ही हो, फेमस किताब है अर्थशास्त्र। और अल बरूनी लिखता है तहकीक ए हिंद। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, यह आएगा मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्स्ट मैंने आपसे पूछा है, तो साथियों यहाँ पर जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल जे कानिया। ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश है या थे। जीवी मावलंकर ये भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष। ये भारत के फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष। जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। सुकुमार सेन ये भारत के पहले चुनाव आयुक्त। ये हमारे देश के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। और MC सेतलवाड़ ये हमारे देश के पहले महान्यायवादी।
अटॉर्नी जनरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। ये पहले हमारे देश के महान्यायवादी MC सेतलवाड। अपना सवाल है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, तो यहाँ जवाब होगा हीरालाल जे कानिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है चीन की राजधानी क्या है? इजी सवाल है, राजधानी को लेकर मैंने पूछा है। चीन की राजधानी आप जानते ही हो, बीजिंग। ये बीजिंग है ना, ये चीन की राजधानी है। काठमांडू नेपाल की राजधानी। टोक्यो मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, ये जापान की राजधानी। ढाका ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी। ठीक साथियों, चलो साथियों बढ़ते आगे। अगला सवाल है राष्ट्रीय खेल दिवस जो कब आता है? 29 अगस्त को आता है। ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, 4 व्यक्तियों के नाम है। इन व्यक्तियों में खेल दिवस किस व्यक्ति से संबंधित है वो मैंने पूछा है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की याद में हम लोग क्या राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है और अंतिम सवाल है हमारे इस सीरीज का। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एक स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल हासिल करने वाला व्यक्ति का नाम मैंने पूछा है। इजी सवाल है, वर्तमान को लेकर मैंने पूछा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इन्होंने भारत की ओर से एकमात्र यही है इन्होंने जो गोल्ड जीता। नीरज चोपड़ा ये जीते हैं गोल्ड मेडल। कौन सा अगर पूछेगा ये किस खेल से संबंधित है तो यहां नाम आएगा भाला फेंक। भाला फेंक ये इनका खेल का नाम है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कस थ्रो। ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु ये जीतती है इस बार ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। ये टोक्यो ओलंपिक में जीतती है कांस्य पदक। और बजरंग पूनिया भी टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतता है। अपना सवाल है गोल्ड किसने जीता? तो गोल्ड जीतने वाला एकमात्र व्यक्ति टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से वह है ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा। चलिए साथियों, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, जय हिंद।